ये धारावाहिक दलबीर कौर जी द्वारा सुनाई गई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे मनोरंजक बनाने के लिए कुछ काल्पनिक घटनाओं का समावेश किया गया है। किसी भी वर्ग व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं कहानी दलबीर कौर, सिर्फ वेरी गुड स्टोरीज पर। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि अख्तर फारूकी एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था। वो कोट लखपत जेल में कैदियों से मिलने जाता है, जहां उसे एक कैदी कश्मीर सिंह मिलता है जो पाकिस्तान में 35 सालों से बंद था। वो उससे वादा करता है कि वो उसकी रिहाई के लिए लड़ेगा। अब आगे। बेशक अख्तर कश्मीर सिंह को वादा करके आ तो गया था, पर वो जानता था कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि कश्मीर सिंह एक हिंदुस्तानी है और कोई भी हिंदुस्तानी का मतलब पाकिस्तान का दुश्मन। पर अख्तर के लिए वो सिर्फ अल्लाह का एक बंदा था, जिसे 35 साल बाद अपने मुल्क जाने का पूरा हक था। उस दिन अख्तर कराची में अपने घर पे बैठा अपने वरांडे से बाहर बने बगीचे को देख रहा था, जहां एक माली पौधों को पानी दे रहा था। छोटी सी हवेली नुमा घर था अख्तर का, और घर के अंदर लकड़ी का फर्नीचर और एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी। कई भाषाओं में और अलग अलग विषयों पर किताबें थीं वहां पर। वो अभी भी कश्मीर सिंह के ख्यालों में गुम था कि अचानक उसकी पत्नी नगमा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछ ही लिया, क्या सोच रहे हैं? अख्तर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेगम, जब भी ऐसे किसी कैदी से मिलता हूं तो 1947 का बंटवारा याद आ जाता है। उस वक्त बहुत छोटा था मैं, पर अब्बू से किस्से सुनता आया हूं। आगजनी, लूटमार, कत्लेआम, क्या नहीं हुआ था 47 के बंटवारे के दौरान। पर हम कब तक उस बर्बादी की लकीर को पीटते रहेंगे बेगम? अगर जख्मों को कुरेदते रहेंगे तो वो कभी नहीं भरेंगे, और आने वाली नस्लें इसकी अदायगी करती रहेंगी। इस पर नगमा कहती है कि ऑल इज पास्ट नाउ अख्तर। अख्तर उसका हाथ पकड़कर कहता है, जब तक इन जख्मों के निशान नहीं मिटेंगे बेगम, तब तक मोहब्बत के फूल खिलने की गुंजाइश भी नहीं है। कि अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। ये उसके सेक्रेटरी खालिद का फोन था। खालिद उसे बताता है कि उसने रिकॉर्ड रूम के चौकीदार से बात कर ली है। शाम को दफ्तर बंद होने के बाद उन्हें वो अंदर ले लेगा। आधा घंटा है हमारे पास, उसके बाद ड्यूटी चेंज हो जाती है। जो करना है इसी दौरान करना होगा। अख्तर को तसल्ली होती है। वो कहता है कि किसी के 35 सालों की तकलीफों की कीमत अदा करने के लिए 30-35 मिनट ही काफी हैं। मैं पहुंच रहा हूं कहकर वो जाने को होता है कि नगमा की आंख में एक बेचैनी सी देखकर वो रुकता है। वो मुस्कुराता है, डरो नहीं बेगम, अल्लाह ने अगर मुझे इस काम के लिए चुना है तो वही मेरा निगहबान भी होगा। कहते हुए वो निकल जाता है। पुराने शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में था ये रिकॉर्ड रूम, जहां कई सरकारी दफ्तर थे। दिन भर यहां चहल पहल रहती थी, पर दफ्तर बंद होने के बाद सिर्फ सिक्योरिटी से जुड़े ही लोग दिखाई देते थे। लिहाजा ऐसी जगह पर चोरी छिपे जाना बड़ा मुश्किल था। और उस दिन भी शाम को 5 बजे रिकॉर्ड रूम बंद होने के बाद सभी लोग जा चुके थे। वहां का चौकीदार सभी दरवाजे बंद कर रहा था, पर उसने पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया, जहां से अख्तर और खालिद ने अंदर आना था। वो चुपचाप रिकॉर्ड रूम के पिछले दरवाजे से प्रवेश कर जाते हैं। रिकॉर्ड रूम बहुत पुराना है, लगभग 60-70 साल पुराना, जहां कई रद्दी जैसे दिखने वाले कागज पड़े हैं। उन पर धूल जमी हुई है। ऐसा लग रहा था कि बरसों से उस कमरे में कोई सफाई करने भी नहीं आया हो। फारूकी मुंह में टॉर्च लेकर वहां पड़े रिकॉर्ड्स को देखने लगता है। एक एक फाइल देखे जा रहा है, जहां वो पाता है कि एक नहीं बल्कि कई ऐसे कैदियों की फाइल्स वहां पर हैं। और खालिद की नजर चारों तरफ है कि कहीं कोई आ ना जाए। कुछ मिनटों बाद खालिद अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, 65 साल पुरानी रद्दी है जनाब, इसमें क्या मिलेगा आपको? फारूकी मुंह से टॉर्च निकालकर फाइलों को झाड़ते हुए कहता है, 65 साल से कितनी ही जिंदगियां यहां दम तोड़ रही हैं खालिद, और उनकी सिसकियां सुनने वाला कोई भी नहीं है। अचानक खालिद को लगता है कि उस कमरे में कोई और भी है।
वो फारूकी के कंधे पर हाथ रखकर उसे एक शेल्फ के पीछे दबा देता है। फारूकी फट से टॉर्च बंद कर लेता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई तो अंदर आया, पर थोड़ी देर बाद कोई हरकत नहीं होती। खालिद धीरे से कहता है, जनाब, हमें चलना चाहिए। मुझे लगता है यहां कोई तो है जो शायद नहीं चाहता कि आप ये काम करें। फारूकी फुसफुसाते हुए कहता है, ये वो लोग हैं खालिद जो अल्लाह के काम में खलल डालते हैं, जो सिर्फ जिंदगियां तबाह करना जानते हैं, जिसमें अल्लाह कभी राजी नहीं होता। और मैं तो एक जिंदगी तलाश रहा हूं यहां। शायद अल्लाह खुश हो जाए कि उसका एक छोटा सा काम भी मैंने कर दिया। डरो नहीं। अचानक फारूकी को एक फाइल मिलती है जिसमें एक पर्ची है जिस पर कश्मीर सिंह की जवानी की तस्वीर बनी हुई है और उस पर उसका नाम लिखा हुआ है। वो कश्मीर सिंह की तस्वीर को गौर से देखता है। उस पर 35 साल पुरानी तारीख लिखी है जब वो अरेस्ट हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो उस पर्ची को जेब में डालकर वहां से खालिद के साथ चुपचाप निकल जाता है। अगले दिन वो सीधा कुरैशी के दफ्तर जाता है। वहां जाकर उसे वही पर्ची दिखाता है। कुरैशी उस पर्ची को देखता है जिस पर कश्मीर सिंह की जवानी की तस्वीर है और उसके कैद होने की तारीख भी। कुरैशी उस पर्ची को उलट पुलट करके देखते हुए फारूकी से पूछता है, हाँ भाई, तो क्या करूं इसका मैं? मानो उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि फारूकी उससे वो पर्ची लेते हुए कहता है, कुरैशी, ये एक हिंदुस्तानी कैदी है जो पिछले 45 सालों से हमारी जेल में कैद है। कुरैशी फारूकी की बात काटते हुए कहता है, अख्तर, वो सरहद पार से आया था जासूसी करने। उस सिलसिले में वो सजा भुगत रहा है। फारूकी समझ गया है कि कुरैशी के मन में भी हिंदुस्तान के नाम पर नफरत भरी हुई है। वो मुस्कुराते हुए उसकी टेबल पर अपनी कोनियां रखते हुए कहता है, मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा कुरैशी। बेशक उसने ये जुर्म किया होगा, पर 35 साल कुरैशी मियां, इस जुर्म की सजा तो नहीं हो सकती। कुरैशी अब खुलकर सामने आ जाता है जब वो ये कहता है, जानते हो वो कौन है? एक हिंदुस्तानी, हमारा दुश्मन। अख्तर एक कटीली मुस्कान बिखेरते हुए कहता है, 65 साल पहले किसी ने अचानक यह सोच लिया कि दो भाइयों को अलग अलग कर दिया जाए। बेशक लाखों घर बर्बाद हो जाएं, औरतें बेवा हो जाएं, बच्चों की इज्जत लुट जाए, पर बंटवारा होना चाहिए। हो गया बंटवारा, खत्म हो गई बात। पर नहीं, कुछ लोग यहीं तक नहीं रुके। वो इस नफरत को आने वाली नस्लों को परोस रहे हैं ताकि ये भाई कभी दोबारा मिल ना पाए। अख्तर भारी मन से यह बात कुरैशी से कह रहा था और कुरैशी भी एक टक अख्तर को देख के उसे सुने जा रहा था। अख्तर लंबा सांस लेते हुए कहता है, अरे जिन्होंने यह बंटवारा किया वो तो कब के मर खप गए हैं और हम बेवजह उस दुश्मनी को पाले जा रहे हैं। और कोई नहीं जानता कि आज सरहद के पार वालों से हमारी दुश्मनी क्यों है। कुरैशी जानता था कि फारूकी से वो बातों में जीत नहीं सकता। उसने अख्तर को समझाते हुए कहा, देखो, किसी कैदी को रिहा करना मेरी पावर में नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ प्रेसिडेंट साहब को है। फारूकी उसकी बात पूरी होने से पहले कह देता है, तो मेरी प्रेसिडेंट से मीटिंग फिक्स करवा दो ना, मैं उन्हें समझाऊंगा। कुरैशी अब चिढ़ जाता है, अरे प्रेसिडेंट साहब क्या इन कैदियों की रिहाई के मसले को देखने के लिए बैठे हुए हैं? अमेरिका से डेलीगेट्स आए हुए हैं, कई अहम मसलों पर बातचीत चल रही है। ना 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 ना, मैं तुम्हारी बात उनसे। वो इतना ही कह पाता है कि फारूकी आके बढ़ के पूछ लेता, कौन से होटल में चल रही है ये कॉन्फ्रेंस? अचानक कुरैशी का सख्त चेहरा नरम पड़ने लगता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जो ये साबित करने के लिए काफी थी कि वो अख्तर से नहीं जीत पाएगा। और मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत जिद्दी हो अख्तर। इसके बाद कुरैशी ने अख्तर को उस होटल का पता तो दे दिया जहां प्रेसिडेंट की मीटिंग चल रही थी, पर इसके अलावा उसने अख्तर फारूकी की इस मामले में कोई और मदद करने से साफ इनकार कर दिया। पर इतना काफी था अख्तर के लिए। और उधर एक 5 स्टार होटल में कॉन्फ्रेंस रूम में हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी, जहां अमेरिकन डेलीगेट्स के साथ पाकिस्तानी प्रेसिडेंट और उनके मिनिस्टर्स बैठे हुए थे। पाकिस्तान को एड देने के मसले पर बातचीत हो रही थी।
माहौल ऐसा था कि हर कोई अमेरिकन डेलीगेट्स को इंप्रेस करने में लगा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये अमेरिकन एड्स बहुत जरूरी थी और ये बात अख्तर फारूकी बखूबी जानता था। एक फेडरल मिनिस्टर होने के नाते उसे होटल के अंदर जाने में कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई, पर उसे वहीं तक रोक दिया गया जहां कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अख्तर ने हर तरह से कोशिश की, पर सिक्योरिटी ने उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। हताश होकर अख्तर वापस लॉबी में आकर बैठ गया। उस पर्ची को देखने लगा जिस पर कश्मीर सिंह की केस हिस्ट्री थी। उसके लिए यह बात प्रेसिडेंट तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी, पर कैसे? वो नजरें उठाकर एक पल के लिए ऊपर की तरफ देखता है, मानो अल्लाह से मन ही मन मदद मांग रहा हो, कि तभी उसने देखा कि कुछ वेटर्स उस कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट्स के लिए चाय पानी की ट्रॉलीज लेकर जा रहे थे। फारूकी देखता है कि एक स्पेशल ट्रॉली एक वेटर लेकर जा रहा है जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का बोर्ड लगा हुआ है। खाने की चीजें ढकी हुई थीं और एक मेनू कार्ड भी वहां पर पड़ा था। अख्तर जल्दी से जेब से पेन निकालकर एक कागज के पर्ची पर कुछ लिखता है और फिर खड़ा होकर उस वेटर से जाकर टकरा जाता है जो प्रेसिडेंट की ट्रॉली को लेकर जा रहा है। वेटर के हाथ से एक चम्मच नीचे गिर जाता है। वो चम्मच उठाने के लिए जैसे नीचे झुकता है, मौका देखकर अख्तर मेनू कार्ड में वो पर्ची रख देता है और वेटर से गलती की माफी मांग लेता है। अब अख्तर देख रहा है कि वो बात जो वो प्रेसिडेंट से कहना चाह रहा था, अब वो एक पैगाम बनकर उस मेनू कार्ड में अंदर जा रही थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में ब्रेक हुआ। प्रेसिडेंट सबको आमंत्रित करता है कि तभी वेटर वही मेनू कार्ड प्रेसिडेंट को पकड़ाता है। प्रेसिडेंट जब वो मेनू कार्ड खोलता है तो उसमें कश्मीर सिंह की तस्वीर वाली पर्ची है और एक छोटी सी चिट लगी हुई है जो अख्तर ने अभी अभी लिखी थी। प्रेसिडेंट देखता है कि उसमें अख्तर ने लिखा है, जनाब, अगर आप कश्मीर सिंह को रिहा करने का जेस्चर इन अमेरिकन्स के सामने दिखाते हैं तो हमारी कंट्री को काफी फायदा हो सकता है। प्रेसिडेंट हैरानी से दरवाजे की तरफ देखता है जहां अख्तर झांक कर प्रेसिडेंट को देख रहा था। उसकी नजरें फारूकी से मिलती हैं। वो समझ आता है और पेपर पर साइन करता है, अप्रूव्ड। ये बात आग की तरह दुनिया के मीडिया में फैल गई और पहुंच गई सरहद पार हिंदुस्तान में, पंजाब में, विक्की पिंड में, जहां स्कूल के बाहर ही किसी ने स्वप्न को वो अखबार दिखाया जिसमें यह खबर छपी थी कि पाकिस्तान से 35 सालों बाद किसी कैदी को रिहाई मिल रही है। वो बस उस अखबार को हाथ में लिए साइकिल पर अपने घर की ओर बढ़े जा रही थी। घर के बाहर से ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मम्मी, बुआ जी, पाकिस्तान से कैदी छूट कर आ रहा है। दलबीर ने झटके से स्वप्न से वो अखबार खींच लिया और उसमें बनी अख्तर फारूकी और साथ में कश्मीर सिंह की तस्वीर को देखे जा रही थी कि सुलक्षण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इस अखबार में यह छपा है कि कश्मीर सिंह छूट रहा है, हमारा सरबजीत नहीं। कि दलबीर ने उस अखबार में बनी अख्तर फारूकी की तस्वीर को देखते हुए कहा, बापूजी, पर यह अखबार एक उम्मीद लेकर आया है कि अब मेरा भाई भी लौट आएगा। क्या हुआ उसके बाद जानेंगे कहानी दलबीर कौर की अगली कड़ी में। तब तक खुश रहिए, अपने आसपास के रिश्तों से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए। जय हिंद।